हेलो दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर्स पर। ये जितना भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ इस टाइम पर, वो सभी का सभी पॉइंटर वाइज है और बहुत छोटे छोटे तरीके से मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात पता है क्या है कि जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। एक या दो या तीन क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलते हैं और जितने ज़्यादा शॉर्ट नोट आप बना के चलेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। कहने को ये है कि इस बुक से कुछ नहीं आता है। बहुत लोग बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ लेते हैं, लेकिन होता क्या है, जब भी आप एक या दो नंबर से पीछे रह जाते हैं तो मैं स्पेशली उन लोगों के लिए ज़रूर ये बात कहूँगी कि ज़रूर इन क्वेश्चंस को रिवाइज़ करें और ज़रूर कहीं ना कहीं लिखते चलें, ताकि लास्ट मोमेंट पर आप कम से कम ये क्वेश्चन गलत ना करें, क्योंकि ये सभी के सही हो जाते हैं और जब खुद के गलत होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था मध्यकालीन भारत मैंने शुरू करी है, किस किस तरीके से अरबी आक्रमण हुए, मोहम्मद गौरी और ये सारे मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। जिन लोगों ने पुरानी वीडियो को नहीं देखा है, मैं रिक्वेस्ट करूँगी एक बार ज़रूर उसको जाकर देखें और समझें। समझने से क्या है, आप कहीं पर भी नोट डाउन करते रहें ताकि आपको जब एग्ज़ाम आएगा तो आपको आसानी से उनको रिवाइज आप कर सकते हैं। कोई भी वन लाइनर एग्ज़ाम हो, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा वहाँ से होने वाला है। अगर आप नहीं समझते हैं इन चीज़ों को, नहीं करते हैं, बड़े बड़े आप लेक्चर ज्वाइन करते रहिएगा, उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं होगा। देखिए, समझने और समझाने का तरीका भी एक अलग होता है। मेन चीज़ ये होती है कि आपने किसी चैप्टर को किस तरीके से समझा और आप उसे एग्जाम में किस तरीके से रख के आए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे बात करूं, आपने सल्तनत के बारे में सब कुछ समझा, आपने सल्तनत की सारी चीज़ें समझी, लेकिन आप सल्तनत के जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे उनको अगर आप नहीं पकड़ पाए तो एग्जाम में तो भाई वही आएंगे। फिर आप कैसे करेंगे? हो सकता कई लोग ऐसे होते हैं जो मेंस बहुत अच्छा लिख सकते हैं, लेकिन उनके प्री के फैक्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो वो प्री नहीं क्वालिफाई कर पाते। ये बहुत बड़ा व्यवधान होता है उन लोगों के लिए। तो कम से कम आप फैक्ट को देखते हुए साथ साथ आप मेंस की आंसर राइटिंग करते रहें तो आपको बहुत जल्दी फ़ायदा होगा। देखिए, इस समय जो काल है वो कोरोना काल है, आप नेगेटिव मत होइएगा। आज फिर से अच्छे दिन आएंगे, फिर से चीज़ें सुधरेंगी, फिर से लोग सब कुछ होगा, सब कुछ नॉर्मल तरीके से चलेगा। अभी आप पिछली साल ही देखिए, सितंबर से लेके जो अभी तक का मौसम था बिल्कुल सही हो गया था सब कुछ। फिर से हालात बिगड़े हैं, फिर से ठीक होंगे, नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। फिर से एग्ज़ाम होंगे, फिर से रिजल्ट आएंगे, फिर से लोग क्वालिफाई करेंगे और फिर से आप अपनी मंजिल को पाएंगे। तो मैं सबसे यही कहती हूँ, अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास अपने लोगों का ध्यान रखिए। ध्यान रखना है फ़ोन पर बात करके, किसी के पास नहीं जाना है, चाहे वो कितनी भी आपका सगा संबंधी हो। आपको ध्यान रखना है अपने परिवार का और अपना। तो लास्ट लेक्चर को जिनको देखना है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में मिल जाएगा। और बाकी आप अगर हमारे और भी हमें फॉलो करना चाहते हैं और चीज़ों के लिए, तो सीधे आप पीके एजुकेशन कोर्स पर जाइए। वहाँ पर बहुत तमाम तरीके की प्लेलिस्ट हैं, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। आज हम शुरू करते हैं सल्तनत काल के बारे में। देखते हैं सल्तनत काल में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले आता है गुलाम वंश। अगर आपको लगे कि मैं फास्ट पढ़ा रही हूँ, आप वीडियो को पॉज करिएगा और उसको समझने की कोशिश करिएगा। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में, महत्वपूर्ण पॉइंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। वह किसका गुलाम था? गौरी का गुलाम था। गुलामी को फारसी में बंदगा कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता है। क्या होता है, इनको अपनी सेवा कराने के लिए लोग इन्हें खरीद लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कब किया था? 24 जून को किया था। एक सेकेंड, तो कब किया था इन्होंने अपना? 24 जून को किया था। 24 जून 1206 को राज्याभिषेक हुआ इनका। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कहाँ पर बनाई थी? लाहौर में बनाई थी। कुतुब मीनार की जो नींव थी वो किसने डाली थी? वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाली थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुतुब मीनार का नाम कुतुब के नाम पर ही पड़ा था। थोड़ी सी ये भी साथ में देख लेंगे, इल्तुतमिश के कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे। कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया था इसने। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे इसने, चांदी का टका एवं तांबा का जीतल, और इक्ता प्रणाली भी चलाई थी। 40 गुलाम सरदारों का जो संगठन था, जिसे कहा जाता था तुर्काने ए चहलगानी के नाम से इसे जाना जाता था, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया था। ये किसके बारे में बातें हैं? ये बातें हैं इल्तुतमिश के बारे में महत्वपूर्ण, और ये सारी की सारी बातें एग्जाम में पूछी भी जाती हैं। कुतुबुद्दीन के समय कुतुब मीनार केवल कितनी बनी थी? केवल पहली मंजिल ही बन पाई थी। फिर इसे इल्तुतमिश ने इसे 225 फीट की ऊंची 4 मंजिल का बना दिया था। फिरोज तुगलक के समय में बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई थी। फिर क्या हुआ? फिरोज ने इसमें 2 और छोटी मंजिलें बनवा दी, जिससे 5 मंजिल हो गई और इसकी ऊंचाई कितनी हो गई? 9 फीट से बढ़कर 234 फीट हो गई।
तो ये चीज़ें आपको इल्तुतमिश के बारे में भी कुछ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पता चले। बाकी आगे भी और सारी चीज़ें देखेंगे। दिल्ली का कुतुब उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराया था। तो किसने कराया था? ऐबक ने। ये पूछा जाता है कुतुब उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा तो बहुत महत्वपूर्ण है, किसने इसका निर्माण कराया था। 1 नंबर में क्वेश्चन होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी भी होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स भी कहा जाता था। ये क्या करता था? लाखों का दान देने वाला भी ये था। देखिए, पढ़ने में तभी मज़ा आता है जब आप भी पढ़ें। अदरवाइज़ मेरे से पढ़ा देने से आप इसको पढ़ लेंगे, 1-2 बार देख लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं मज़ा आएगा। आप जब पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे और आपका सिलेक्शन होगा, तभी आपको मज़ा आएगा। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सेना नायक था। कौन था? बख्तियार खिलजी। बहुत महत्वपूर्ण है। नालंदा विश्वविद्यालय था, इसको डिस्ट्रॉय किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? 1210 में चौगान खेलते वक्त। बहुत बार एसएससी में तो कम से कम 20 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है, SSS में भी पूछा गया है, पूछे जाते हैं। ऐबक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? आराम शाह हुआ, जिसने सिर्फ 8 महीनों तक ही शासन किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं मैंने बताया है किस तरीके से आपको लिखना है, लिखते ज़रूर चलें। आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश के द्वारा कर दी। 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। क्या था? आराम शाह की हत्या करके कौन बैठा था? इल्तुतमिश। और बाकी चीज़ें मैंने आपको इल्तुतमिश के बारे में भी बताई। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का एक इलवरी तुर्क था जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय बदायूं का क्या था? ये गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके कहाँ ले आया था? दिल्ली ले आया था। पहले राजधानी कहाँ थी? ऐबक के समय पर लाहौर, बाद में ये दिल्ली ले आया। इसने हौज सुल्तानी का निर्माण दहली कोहिना के निकट करवाया था। देखिए कितनी कितनी चीज़ें होती हैं जो महत्वपूर्ण होती हैं और एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस बन जाते हैं। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा के सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्रदान की थी। बगदाद के खलीफा को क्या दी थी? वैधानिक स्वीकृति। बगदाद के खलीफा आगे देखेंगे। तुर्क के खलीफा के बारे में जब मैंने आपको पढ़ाया था किसमें, जब ये युद्ध चल रहे थे, गांधी जी के समय की बात थी ये, तो उस समय पर भी खलीफा को लेकर कितना ज़्यादा हुआ था। वो कौन सा युद्ध था आप ज़रूर बताइएगा। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई थी। कौन सा आंदोलन था? युद्ध नहीं था, कौन सा आंदोलन था वो? इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 में हो गई थी। चंगेज खान से बचने के लिए ख्वाजिम के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। क्या हुआ था? अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज था वो गद्दी की तुगलक पर बैठा था। वह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी माँ तुर्कान छाई रही। मतलब अपने उसका बेटा इतना एक्टिव नहीं था तो उसकी माँ करती रही। थोड़ा मंगोलों के बारे में भी देख लेते हैं, बहुत कम पूछा जाता है लेकिन कभी कभी पूछा जाता है। मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। वह एक घूमने फिरने वाले अर्धसभ्य जाति थी। इसका मुख्य पेशा घोड़ों और अन्य पशुओं को पालन करना था। वे बहुत गंदे रहते थे तथा सभी प्रकार के मांस खाते थे। उनमें स्त्रियां विषयक नैतिकता सर्वथा अभाव था। मतलब जो लोग थे उनमें नैतिकता बिल्कुल भी नहीं थी। यद्यपि माँ का सम्मान करते थे। वे विभिन्न कबीलों में बटे हुए थे। उनके कबीलों में एक में 1163 में तुमेचिन उर्फ चंगेज खां का जन्म हुआ, जिसने महान और श्रापित दोनों नाम से उसे पुकारा गया। इसका पिता कौन था? येसुगाई बहादुर इसका पिता था। तो मंगोलों के बारे में पूछा जाता है पर बहुत ज़्यादा कभी नहीं पूछा जाता है। अब देखिए इसकी माँ जो थी वो छाई रही शासन पर। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाया और रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। रजिया सुल्तान पहली ऐसी महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली थी। रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग दिया और पुरुषों की तरह चोंगा एवं कुल्हा मतलब टोपी पहनकर दरबार में खुले मुंह पहुंचने लगी थी, जो कि ये जो मुस्लिम्स थे इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। और इसी का परिणाम हुआ था कि रजिया को बहुत जल्दी ही शासन से हटा दिया गया था। अब रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर अखूद मतलब घोड़ों का सरदार इन्हें नियुक्त कर दिया गया था। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मईजुद्दीन आराम शाह को बिठा दिया था।
अब देखते हैं आगे इसमें क्या था कि रजिया की शादी जो थी वो अल्तुनिया के साथ हुई थी। इसने शादी करने के बाद रजिया को पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। रजिया की हत्या भी कर दी गई थी। कब? 13 अक्टूबर 1240 को। 4 साल लगभग ये इसने शासन किया था। डाकुओं के द्वारा कैथल के पास करवा दी गई थी। बाराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या की गई। 1242 ईस्वी में इसकी हत्या हो गई थी। इसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बना। कौन बना? रजिया के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह बना। बलबन के षड्यंत्र के द्वारा 1246 में इनको भी हटा दिया गया और नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया गया। फिर नसरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी पहनकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन के महमूद के साथ करा दिया और बलबन का वास्तविक जो नाम था वो क्या था? बहाउद्दीन। बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान चहलगानी का विनाश बलबन ने करा दिया। इल्तुतमिश ने बनाया था 40 लोगों जिसमें शामिल हुआ करते थे और विनाश किसने किया था? बलबन ने। पूछा जाता है। बलबन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था। वह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा में सफल भी रहा था। सीरी नामक नया नगर बलबन ने बसाया था। राज दरबार में सिजदा और पैवोज जो थे प्रथा बलबन ने ही शुरू कराई थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को मनाना भी शुरू कराया था। नवरोज के बारे में पूछा जाता है कि नवरोज जो शुरू किसने कराया था, तो आपको पता होना चाहिए शुरू कराया था बलबन ने। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौ एवं रक्त की नीति का पालन किया। बहुत बार पूछा जाता है कि लौ और रक्त की नीति का पालन किसने किया था, तो वो किया था बलबन ने। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की। बलबन आखेट अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तक कवायद कराकर दुरुस्त रखता था। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो, बहुत महत्वपूर्ण है, अमीर खुसरो हसन किसके दरबार में रहा करते थे? बलबन के। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमुद्दीन कैमूर था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भी भूलें। खुश रहें, हंसते रहें, सभी को अपने आसपास लोगों को स्वस्थ रखें, खुद भी स्वस्थ रहें, किसी को ज़रूरत हो तो उसकी मदद करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।